गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा ग्राफ। और ग्राफिकल क्वेश्चंस तो वैसे हम मैथमेटिकल टूल्स में कर चुके थे, पर आज हम वन डायमेंशनल मोशन ग्राफ करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राफ इन मोशन इन वन डायमेंशन। हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। जो वन डायमेंशनल मोशन है हम उसके डिफरेंट केस पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या होगा भाई? पोजीशन टाइम ग्राफ। जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ये कहा, सबसे पहला पॉइंट जो हम इसका बता रहे हैं, मैं उसका ये बता रहा हूँ कि हमने कह दिया इफ़ पार्टिकल इज स्टेशनरी या ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, पार्टिकल इज स्टेशनरी। ठीक है, पार्टिकल रेस्ट में है। पार्टिकल रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने ये कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ओरिजिन पर है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है सॉरी, ये हमारा ओरिजिन है और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बेटा यहाँ पर ये कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा पी पॉइंट पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? पी पॉइंट। जो ओरिजिन से कितना दूर है भाई? एक्स नॉट डिस्टेंस बता दिया हमने। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा एट टी इज इक्वल टू जीरो। टाइम हमने अभी शुरू किया है, टाइम हमारा जीरो है। अगर ये रेस्ट में रहेगा तो जो पार्टिकल पी पॉइंट पर है तो ये तो हमेशा पी पर ही रहेगा, चाहे टाइम कितना भी हो जाए। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, पार्टिकल अभी भी यहीं रहेगा। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तब भी यहीं रहेगा, क्योंकि ये किस में है? रेस्ट में है। समझ आ गया? रेस्ट में है। अब आपने इसका सबसे पहले क्या बनाना है? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। समझ आ गया? अब ये यहाँ से मान लो इधर गया या इधर गया तो इसकी पोजीशन चेंज हुई ना। क्या चेंज हुआ? एक्स। तो आपने क्या बनाना है? एक्स। और क्या बनाना है? टाइम ग्राफ बनाना है। अब आप ये कह रहे हो कि भाई इसका एक्स तो क्या है? एक्स नोट है, जब आपका टाइम क्या है? जीरो। मेरी बात समझ गए? अब आपने क्या कहा? टाइम बढ़ता जा रहा है, पर अभी भी ये कहाँ पर है? इसी पी पॉइंट पर है, क्योंकि ये किस में है? रेस्ट में है। मतलब ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ जाएगा, मतलब हर पोजीशन पर, हर टाइम पर ये एक्स नोट ही शो करेगा और इस पॉइंट को क्या कह सकते हो? एक्स नोट। समझ आ गया होगा? तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? पार्टिकल इज स्टेशनरी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो हमेशा मैं हर एक के अंदर यूज करूँगा। क्या है भाई? हम हमेशा क्या कहते हैं? वी एवरेज। वी एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। बोलो, कहते हैं कि नहीं? अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारा किस में है? वाई एक्सिस में है, और वो क्या होता है? चेंज इन वाई। टाइम क्या है? एक्स एक्सिस में है। ये क्या हो गया? चेंज इन टाइम। मतलब ये है कि भाई टाइम तो शुरू हो गया 1 2 3 4, आपने कह दिया इतने चेंज इन टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ। स्टेशनरी है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये किस में है? रेस्ट में। और टाइम आपका जितना चेंज हुआ वो लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या हो गई? जीरो। पर ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था बताना। मैं ये कहता हूँ कि बेटा देखो, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। आपने कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, किसी भी तरह का, यूं बना दिया, कैसे भी बना दिया। अब आप ये कहते हो कि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में देखें तो ये हमारा क्या है बेटा? डी वाई। बोलो, है कि नहीं? क्योंकि आप इसको कहोगे y1, इसको क्या कहोगे? y2, और dy को क्या कह दोगे आप? y2 माइनस y1। बोलो, कहोगे कि नहीं? और अगर इसी का एक्स एक्सिस में लोकेशन लें तो ये तो x1 हो गया, ये क्या हो गया? x2। मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूँ? dx। dx को क्या कह दिया भाई? x2 माइनस x1। बोलो, कह दिया कि नहीं? अब मान लीजिए अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखूं तो मेरे हिसाब से तो बेटा ये जो हाइट है ये तो हमने क्या बताई है? dy, और इसको क्या बताया हमने? dx। अगर मैं dy बाई dx लिखूं तो आप कहोगे ये एंगल क्या है? थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा एंगल बना, टेंजेंट थीटा, उसको क्या बता दिया आपने? dy बाई dx। और एक बात याद रखना, जो ये टेन थीटा होता है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। क्या बोला जाता है इसको? स्लोप। मतलब
स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। समझ आ गया कि नहीं? जो वाई एक्स ग्राफ है इसकी स्लोप है। अब एक बात ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए इन ग्राफ के अंदर हम स्लोप निकाले तो इस लाइन की तो कोई स्लोप ही नहीं है, तो स्लोप क्या आ गई? 0। हम इसमें क्या कह सकते हैं बेटा, ये मान लीजिए ये x है तो ये चेंज होगा तो dx, ये क्या है t, तो ये क्या होगा dt, dx अपॉन dt, और ये हमारा क्या होगा tan थीटा। क्या होगा भैया? tan थीटा मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन dt। मतलब आप क्या कह सकते हो, स्लोप ऑफ किस किस की स्लोप है भाई? x और t, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो x और t के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या हो गया हमारे पास? dx बाई dt, दैट इज tan थीटा। और अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो स्लोप क्या हो गई? 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 डिग्री। ये भी आप पढ़ सकते हो। और ये कंसेप्ट जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हर एक के अंदर लगेगा, हर पॉइंट के अंदर ये लगेगा। समझ आया कि नहीं है? अब देखिए ध्यान से सेकेंड पॉइंट में मैं ये कहता हूँ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने ये कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो बताना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ध्यान से देखिए, ठीक है? अब देखिए मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा ये ओरिजिन है, पार्टिकल इस पी पॉइंट पर है और ये कितने डिस्टेंस पर है? x0 पर। अब पार्टिकल v वेलोसिटी कांस्टेंट से, ये कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट से राइट साइड जा रहा है, मैंने ये बताया। तो भाई ये थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यहाँ t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ टाइम t हो गया, t टाइम पर ये q पॉइंट पर पहुँच गया। मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर चला गया? x। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? x माइनस x0। बोलो हो गई या नहीं? अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। हमने ये कहा इधर तो बेटा x है, इधर क्या है? t है। अब एक बात बताइए, हमने क्या कहा, जब टाइम हमारा 0 है तो ये किस पॉइंट पर है? x0 पर है, लिख दिया हमने। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बेटा आप एक बात बताइए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है भाई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो होता है कि नहीं? और dx को हमने क्या कह दिया? x माइनस x0। मतलब ये कांस्टेंट से जा रहा है तो इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ग्राफ ऐसे चला जाएगा, कांस्टेंट जाएगा। आप क्या कहोगे भाई? मान लीजिए आपने कहा कि ये एंगल हमने क्या ले लिया? थीटा, अल्फा, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ कहोगे स्लोप निकालोगे तो क्या कहोगे बेटा? टेंजेंट अल्फा। और टेंजेंट अल्फा क्या कहोगे? चेंज इन एक्स dx अपॉन क्या कहोगे? dt। अरे स्लोप ऑफ xt ग्राफ अभी अभी बताया था, अब तो मैं बार बार इसको कॉमन यूज करूँगा, अब आपको मतलब रूटीन में आ जाना चाहिए। और dx अपॉन dt टेंजेंट अल्फा हो गया, मतलब dx अपॉन dt क्या हो गया? वेलोसिटी। आप वेलोसिटी को क्या कह सकते हो? स्लोप ऑफ xt ग्राफ दैट इज टेंजेंट अल्फा। ये बात हमेशा याद रखना। कोई भी ग्राफ मिल जाए, कोई भी ग्राफ मिल जाए और वहाँ पर आपको अगर इस तरह का कोई भी ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है तो आप अल्फ़ा देखकर आप बता सकते हो कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है। जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि v तो उसका वही होगा ना। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ देखिए, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, समझिए। मैंने ये कहा कि भाई आपसे कोई ग्राफ इस तरह का बना कर दे देता है, ये a और ये b, इधर x कह दिया, इधर t कह दिया, और आपसे कह दिया जाता है फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ a एंड b विच इज़ ग्रेटर और विच इज़ लेस। इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए ध्यान से, आपने क्या कहा भाई? यहाँ एंगल देखा, आपने इसको अल्फा बताया, इसको बीटा बता दिया।
मतलब आप क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, सीधा बोलो। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या कहोगे, टेंजेंट बीटा। आपको पता है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, श्योर है कि नहीं है? अगर यहाँ पर आपको पता चल रहा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है, तो हम क्या कह देंगे बेटा, टेंजेंट बीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन टेंजेंट अल्फा, होगा कि नहीं? अब आपने क्या कहा, टेंजेंट बीटा तो वेलोसिटी ऑफ बी है और टेंजेंट अल्फा वेलोसिटी ऑफ ए है, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात ध्यान रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हमने यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी बोला तो भाई x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 अपॉन t3 माइनस t2। ये इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब v इज इक्वल टू आप x बाई टी कह सकते हो और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम भी कह सकते हो। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए आपसे, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़रूरी है, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, पहला भी कांस्टेंट वेलोसिटी था, ये भी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, पर अब की बार ये कह दिया जाए टुवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट डायरेक्शन की बात ये है कि देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा ये ओरिजिन है, पार्टिकल हमारा पी पॉइंट पर रखा हुआ है जो ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस पर है, जो हम हर केस में ले रहे हैं, ठीक है। अब की बार मैंने ये कहा कि पार्टिकल इस पी पॉइंट से चलना शुरू करता है और लेफ्ट चल रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हमने कहा ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ये टाइम क्या है, t इज इक्वल टू टी सेकेंड, ठीक है, t सेकेंड के बाद ये p से q पॉइंट पर आ गया, और मान लीजिए और भी ज़्यादा टाइम हो गया और लेफ्ट ही जा रहा है, तो मान लो यहाँ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं, कुछ और ज़्यादा टाइम के बाद ये क्यू पॉइंट पर यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब ओरिजिन को भी क्रॉस कर जाएगा। इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, जब मैंने आपसे ये बताया कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या बोला मैंने, कांस्टेंट वेलोसिटी, आपने इधर x ले लिया, इधर आपने टाइम पीरियड ले लिया। अब एक बात बताइए भाई, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ v इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, बोलो कह रहा हूँ कि नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा दिया आपसे, टेंजेंट अल्फा। अब पीछे हमने ये टेन अल्फा आपसे पढ़ाया था, मतलब अल्फा भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मीन्स ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ तो सीधा चलेगा। अब सीधा चलेगा, मान लीजिए ये पॉइंट आपका एक्स नोट इनिशियल पॉइंट था, भाई कोई डिस्टेंस तो है ना एक्स नोट, तो हमने कह दिया कि एक्स नोट इतनी डिस्टेंस है। अब अल्फा आएगा बट ये लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट में एक्स नोट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये ग्राफ डिक्रीज होगा तो मेरे हिसाब से नीचे की तरफ आएगा, और कांस्टेंट रेट में होगा तो ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। हमने क्या कहा बेटा, यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें तो अल्फा क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, और अल्फा का मतलब हम अगर यहाँ पर भी आप बनाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हम क्या करेंगे यहाँ पर पूरा एंगल शो कर देंगे, समझ आ गया। अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमने बताया था आपसे कि डायरेक्शन के साथ होता है, हमेशा याद रखना है। यहाँ पर अल्फा क्या आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल है, बोलो है कि नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल है तो अल्फा ऑब्ट्यूज होगा, तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मींस वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं, नेगेटिव, समझ आ गया कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, डिक्लेरेशन का मतलब और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हम कई बार ये सोचते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब डिक्लेरेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात याद रखना। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब केवल और केवल अपोजिट डायरेक्शन होती है, क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन इन विच यू टेक पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, अब मान लीजिए यहाँ पर आपसे ये कह दिया जाए, अगला पॉइंट अगर जो मैं आपको बताता हूँ कि ये कह दिया जाए कि पार्टिकल मूव कर रहा है, पर अब देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी वाले बता दिए, अब मैं एक्सेलरेशन पे चलता हूँ,
पार्टिकल मूविंग with constant acceleration, और अब इसमें भी हम डायरेक्शन ले लेते हैं। पहले डायरेक्शन में क्या ले लेते हैं, डायरेक्टेड राइट, ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। और राइट डायरेक्शन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा कि भाई देखो ये ओरिजिन है, पार्टिकल हमारा पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट हमारा कितनी दूर है भाई, एक्स नॉट डिस्टेंस पर है। अब मैं ये कहता हूँ आपसे कि भाई पी पॉइंट पर मैंने कहा v वेलोसिटी है, या इनिशियल वेलोसिटी u भी मान सकते हो, या फिर उस वेलोसिटी को आप जीरो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में नहीं लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, ले लेते हैं, पर आपने कह दिया मान लो v1 है। अब मैंने ये कहा कि एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है। राइट डायरेक्शन का मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब आपने क्या कहा कि कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, क्यू पॉइंट पर। अब t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v1 थी। एक्सेलरेशन का मतलब आप बता दो क्या होता है भाई, मेरे हिसाब से तो dv/dt होता है। अब dv/dt का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब तो है कि वेलोसिटी चेंज हुई है। यहाँ v1 थी तो यहाँ वेलोसिटी क्या बता दी बेटा हमने, v2। क्या बता दी भाई हमने, q पॉइंट पर v2 बता दी एट टाइम t सेकेंड, t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड। पॉइंट क्लियर हुआ। अब हमने ग्राफ बनाना है। आप एक बात ध्यान से देखिए ग्राफ तो हम इक्वेशन से भी बना सकते हैं। हमने पढ़ी हुई है इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बोलो पढ़ी है कि नहीं। आप ध्यान से देखो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान लो ये q जो पॉइंट है, अगर हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर देखें ये कितने डिस्टेंस पर है भाई, x पर है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया भाई, x माइनस एक्स नोट। इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँचा, ये x नोट है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, x माइनस एक्स नोट। मेरे हिसाब से आसानी से समझ गए होंगे। अब x माइनस एक्स नोट, अब देखिए मैंने इसको क्या लिख दिया भाई, x माइनस एक्स नोट। डिस्प्लेसमेंट u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, बोलो पढ़ी हुई है कि नहीं। u इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ हमने इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानना, यहाँ पर क्या मानना हुआ है भाई, v1। तो हमने क्या लिख दिया इसको, v1t प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका t के साथ ग्राफ मेरे हिसाब से तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हो, t स्क्वायर। और जब आपको पता है एक हाइपरबोलिक है, सॉरी एक स्क्वायर में है और एक किस में है, लीनियर में, तो मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए थे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। तो मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ सिखाया था और मैंने कहा था कि जिस इक्वेशन के अंदर एक क्वाड्रेटिक टर्म हो और एक लीनियर टर्म हो तो पैराबोलिक ग्राफ आता है, और पैराबोलिक ग्राफ किसकी तरफ झुकता है, लीनियर की तरफ। आपने कहा ये हमारा x है, ये हमारा t है, तो लीनियर क्या है, x है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, हमने x माइनस एक्स नोट लिखा हुआ है। तो हमारा ग्राफ देखिए, आप ये कहते हो कि इनिशियली मान लो ये तो x नोट पर है, तो यहाँ से ग्राफ शुरू हो जाएगा यूँ। अगर आप कहते हो कि नहीं हम तो ओरिजिन से चलेंगे, तो बेटा अगर आपका ग्राफ यूँ भी बना हुआ है तो भी गलत नहीं है। मेरी बात समझ आ गई होगी, ये x और ये t। इसका मतलब है कि यहाँ x नोट इज इक्वल टू क्या ले रखा हमने, 0 ले रखा है, ओरिजिन से शुरू हो गए। ग्राफ दोनों ही ठीक है, पर दोनों ग्राफ सेम है ना। कैसे ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। कैसे ग्राफ है भाई, पैराबोलिक ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा। पहला पॉइंट, आपको मान लीजिए ये कहा जाता है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, आपसे कहा जाए इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए। आप बता सकते हो कैसे, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, टेंजेंट थीटा या टेंजेंट अल्फा। मैंने कहा कि यहाँ मैंने इसका टेंजेंट ड्रॉ किया और x एक्सिस के साथ देखा एंगल कितना है, अल्फा 1 ले लिया, तो v1 इस पॉइंट पर मैंने v1 मान ली। अगर आपसे कहा जाए इस पॉइंट पर बताइए, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो। आपको पता है जहाँ जितना एंगल बढ़ता जाएगा
वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। आपसे यहाँ पूछा जाए तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पूछा जाए तो इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। आपको पता है हर पॉइंट पर एंगल अलग अलग है, डिफरेंट एंगल है, तो अलग अलग वेलोसिटी दे रहे हैं। मान लीजिए आपने कहा यहाँ पर α2 है, तो वहाँ पर v2 मान लिया, क्या हो गया, टेंजेंट α2। हमने भी तो यही कहा था कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है भाई, वेलोसिटी इंक्रीज, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, v2 इज ग्रेटर देन v1, मीन्स एक्सेलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी गोइंग इंक्रीज, बोलो कह सकते हैं कि नहीं, वेलोसिटी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। मेरी बात समझ आ गई होगी, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मान लीजिए आपसे उल्टा कह दिया जाए, किस तरह से, इसी पॉइंट को इस तरह से कह दिया जाए, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड लेफ्ट, और इसको कह दिया जाए नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कह दिया जाए भाई इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब अब की बार, जैसे मैं आपको डायग्राम बनाकर बताता हूँ, मैंने कहा बेटा ये ओरिजिन है, ये P पॉइंट है, ओरिजिन से कितना दूर है, x0, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपने बताई वेलोसिटी v1 है। अब मैंने ये कहा पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो v1 है, ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, राइट, बट एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, लेफ्ट। अगर इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट लग रहा है तो मतलब इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, बोलो करेगा कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, पर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारा जो ग्राफ है वो पैराबोलिक नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी ये जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है। यहाँ एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हमने लिखा, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जिस रेट से पिछले उसमें इंक्रीज कर रहा था उसी रेट से इसमें क्या कर देगा, डिक्रीज, और हमारा जो पैराबोलिक ग्राफ है वो टी की तरफ झुक जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। आप क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा है तो माइनस ले लेंगे, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 AT स्क्वायर। बोलो हो गया कि नहीं। और शायद अगर आप उन मैथमेटिकल टूल्स के ग्राफ को देखेंगे तो मैंने आपसे बताया था कि अगर स्क्वायर के आगे माइनस लग गया तो ग्राफ हमेशा जो स्क्वायर टर्म है उसकी तरफ झुक जाएगा। पिछले में ग्राफ किसकी तरफ झुका था, x की तरफ, अब की बार किसकी तरफ झुक जाएगा, t की तरफ झुक जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपने ये कहा ये वेलोसिटी है v1, मैं कहता हूँ कि v1 निकालो, तो v1 निकालने का आसान तरीका क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ पर एंगल देखिए क्या कहा, α1, तो v1 इज इक्वल टू टेंजेंट α1 बता सकते हो कि नहीं। मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट पर बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, उधर चला गया, और फिर ये क्या हो गया, α2। v2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, टेंजेंट α2 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से देखिए, v1 टेंजेंट α1 है, v2 क्या है, टेंजेंट α2। आपको ध्यान से देखो तो α1 बड़ा है या α2, आपको पता है α1 इज ग्रेटर देन α2। अगर α1 इज ग्रेटर देन α2 है और आपको पता है तो टेंजेंट α इज ग्रेटर देन हो गया, देन v1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, v2। मीन्स इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा है और जितना आगे जा रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। वही तो मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। समझ आ गया होगा। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इसकी स्लोप भी डिक्रीज होती जा रही है और वेलोसिटी भी डिक्रीज होती जा रही है। समझ आ गया होगा, क्लियर है। तो ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का पॉइंट था। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ें। क्या पढ़ें भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो मैंने आपसे क्या बताए हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ बताए हैं, ठीक है। अगला मैं आपको बता रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए कंडीशंस हमारी वही रहेंगी पहले की तरह, पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं आपको पहले ही 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ जैसे पिछले में बताए थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ये पॉइंट अगर आप पहले पढ़ लेते हैं तो जितने भी हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में काफ़ी इजी रहेगा। सबसे पहले मान लो कोई भी ग्राफ दिया हुआ आपसे, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, ठीक है।
और मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है, यूं ही कोई टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ठीक है। मैंने कहा ये एक ए पॉइंट ले लेता हूँ, ये मैं बी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये डॉट डॉट लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ डॉट डॉट लाइन, मैंने कहा यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ t2 है। इसका मतलब t1 टाइम पर जो वेलोसिटी थी वो a पॉइंट पर थी, इसको आप v1 कह सकते हो। t2 टाइम पर वेलोसिटी, इसको आप v2 कह सकते हो। vt ग्राफ शो हो गया। अब vt ग्राफ के अंदर मैं आपको ये कह बता देता हूँ कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। एक तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, पहली बात, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं आपको सिखाऊंगा। तीसरा आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट कराएगा। फोर्थ आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट कराएगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो हमारा है ना, वेलोसिटी, ये फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ है। ध्यान से देखिए, कौन सा ग्राफ है? फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वीटी ग्राफ है। अब आपने ये 4 पॉइंट्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मान लो आप ये कहते हो कि भाई हमें नहीं पता कहाँ वेलोसिटी कम हुई, कहाँ ज़्यादा हुई, कहाँ, हर बार अलग अलग है। हमने क्या किया, एक स्मॉल सेगमेंट काट दिया। ये हमारा फिजिक्स का रूल है, ठीक है। एक स्मॉल सेगमेंट काट दिया और उसका जो टाइम इंटरवल था वेरी वेरी स्मॉल था, dt टाइम था, ठीक है। और इस स्मॉल इंटरवल पर जो वेलोसिटी है उसको मैं क्या कह देता हूँ? v कह देता हूँ। मेरी बात समझ आ गई? अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमें पता है v इज इक्वल टू क्या कहेंगे? ds अपॉन dt। बोलो कहते हैं कि नहीं? मतलब मैं मान लीजिए ds इज इक्वल टू लिखूँ तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टाइम। मैं कह देता हूँ कि जब आपकी वेलोसिटी v है, वेरी स्मॉल चेंज है, तो यहाँ पर तो हम यही नहीं बता सकते कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया, नहीं बता सकते। तो मैंने क्या कहा कि ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? v है, ds है। अब ये ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टाइम। बोलो कहेंगे कि नहीं? मतलब ds इज इक्वल टू क्या हो गया? v इंटू डी टी। अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, तो हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, v इंटू डी टी। हो गया कि नहीं? टाइम कहाँ से कहाँ लगा देंगे? t1 से t2। पर ये तो ग्राफिकल है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस इंटीग्रेशन का मतलब t1 से t2 करने का मतलब ये है कि जो ये एरिया स्वाइप हुआ है ना, इस एरिया ग्राफ को ही हम क्या कह देंगे भाई? ds इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। जो वीटी कर्व है ना, उसके अंडर कितना एरिया है? जो वीटी कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व है, उसके अंडर कितना एरिया कवर होता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आपने याद रखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे कि जहां आपको बहुत टेढ़े मेढ़े ग्राफ, किसी भी तरह के ग्राफ बनाए जाएंगे, आपने उनका केवल और केवल एरिया निकालना है वेलोसिटी टाइम के अंदर। वो एरिया किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब इसी में मैं आपको 2 पॉइंट और बता देता हूँ जो काफ़ी ज़रूरी हैं। काफ़ी बार हम देखते हैं ग्राफ के अंदर कि ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही ग्राफ, एक मान लीजिए यूं ग्राफ बने हुए हैं। अब इसमें क्या करोगे? तो अगर ऐसे ग्राफ हैं तो हम क्या करेंगे? यूं डॉट डॉट लगा कर इनके एरिया निकाल देंगे। यहाँ पर टाइम ले लिया, यहाँ वेलोसिटी ले लिया आपने, है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 अलग अलग ग्राफ हैं। जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव एरिया, जो नीचे का है वो नेगेटिव एरिया। ये बात हमेशा याद रखनी है। मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। समझ आ गया होगा। और जब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसमें से इस ग्राफ को माइनस कर देंगे। समझ आया कि नहीं आया? जो नेगेटिव एरिया का मतलब है कि मान लीजिए ये आया 5 यूनिट, ये आया 3 यूनिट, तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे तो ये -3 लिखा जाएगा,
तो कितना आ गया 2 यूनिट। या फिर आप ये कह दो कि इसका मैग्नीट्यूड ले लो 3 यूनिट, ये है 5 यूनिट, 5 माइनस 3 क्या आ गया 2 यूनिट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट माना जाएगा। समझ आ गया होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एरिया अबोव द टाइम ग्राफ, टाइम लाइन, जो टाइम एक्सिस है, एरिया लाइज अबोव द टाइम एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एरिया लाइज बिलो द टाइम एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया होगा। तो ये बात याद रखनी है। सेकंड क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। डिस्टेंस वही है, एरिया अंडर कर्व निकालना है, बट एक बात याद रखनी है कि अगर मान लीजिए अबोव आ गया और बिलो आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट कभी भी माइनस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इंक्रीज होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं। देखो ध्यान से, मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, आप ए से बी गए, अब आप बी से, जैसे ए से बी जाने में आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, अब वापस आप 1 किलोमीटर वापस आ गए सी पॉइंट पर, ठीक है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या कहोगे, ए और सी के बीच में कितनी बची भाई 1 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो माइनस हो गया ना, अपोजिट चल रहा है। और मैं आपसे कह दूँ डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप क्या कहोगे 3 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता, ये हमेशा ऐड किया जाता है। इसी तरह से आप एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो जो ऊपर का एरिया है वो भी और जो नीचे का एरिया है वो दोनों को ऐड किया जाएगा, मतलब 5 + 3, जैसे पिछले वाले में डिस्प्लेसमेंट में माइनस किया था, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये क्या आएगा हमारे पास डिस्टेंस। मेरी बात समझ आ गई होगी कि हम ग्राफिकल में एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने पहले भी पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम डायरेक्ट बात करें ए एवरेज की, तो क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम पीरियड। सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब आप क्या कहोगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखिए v2 माइनस v1, मान लीजिए ग्राफ है आपके पास, कोई भी ग्राफ, मैं एक और नया बनाकर आपको बता देता हूँ। आपने कहा ये वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, और इस तरह का ग्राफ बना दिया, किसी भी तरह बना दो। आपने कहा कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, t1 टाइम, वेलोसिटी v1, ये पॉइंट b है, यहाँ पर आपने क्या कहा, वेलोसिटी क्या है भाई v2 है, और यहाँ टाइम क्या बताया आपने t2। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैं मान लीजिए a और b को मिला दूँ, तो ये तो क्या हो गया dv, और ये क्या हो गया dt। बोलो हो गया कि नहीं। अगर हम एवरेज की बात करें तो हम क्या कहेंगे, v2 माइनस v1 डायरेक्ट कहेंगे कि नहीं, v2 माइनस v1 अपॉन क्या कहेंगे, t2 माइनस t1, और ये क्या हो गया टेंजेंट, ये अल्फा मान लूँ, यही तो है v2 माइनस v1 dv, यही तो है t2 माइनस t1 dt। पिछले में भी तो यही किया था। मतलब यहाँ पर जो टेंजेंट अल्फा है वो वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में था। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, देखिए बेटा, एक तरफ वेलोसिटी चेंज हुई, एक तरफ टाइम, तो आपको पता होना चाहिए dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, और dv बाई dt इसी को तो हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट अल्फा। अगर आपने xt ग्राफ बनाया, ये x है ये t है, यहाँ क्या चेंज हुआ x, तो क्या लिखा dx, यहाँ क्या चेंज हुआ टाइम, तो dt, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, वेलोसिटी, और इस ग्राफ में जो भी टेंजेंट बने वही होगा टेंजेंट अल्फा। मतलब आपने ये देखना है कि ग्राफ किस किस के बीच में बने हुए। यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा। मान लो आपसे ये कहा जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपसे कहा जाए कि यहाँ पर बताइए, यहाँ बताए, यहाँ बताए, तो कांस्टेंट रेट थोड़ी है, हर जगह पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, हर जगह पर अलग अलग एंगल आ रहा है। मेरी बात समझ गए कि नहीं, हर जगह पर क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल आ रहा है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट एंगल आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, हर जगह पर अलग अलग एक्सेलरेशन है। किसी भी इंस्टेंट पर पूछा जाए तो हम क्या कह देंगे, ये कोई भी इंस्टेंट हो गया। मेरी बात समझ आ गई या नहीं। तो जहाँ पर जो एंगल है वो इंस्टेंटेनियस, जैसे a1 है तो क्या कह दोगे, टेंजेंट अल्फा 1, a2 है तो क्या कह दोगे, टेंजेंट अल्फा 2। अगर आपने एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज, ए एवरेज, तो सीधा ए और बी पॉइंट को डायरेक्ट मिलाइए और एंगल निकाल लीजिए, वो उनका पूरे का एवरेज निकल के आ जाएगा। समझ आ गया होगा। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के
पॉइंट्स थे जो हर जगह पर पूछे जाएंगे, और इनको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आगे हम ग्राफ आपको बता चुके हैं, पर हम उसी तरह से पढ़ने वाले हैं जिस तरह से हमने पहले भी पढ़ा हुआ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है भाई, देखिए अब इसमें उसी तरह के पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जैसे कि हमने पिछले में पोजीशन टाइम ग्राफ में मेरे हिसाब से हमने 5 पॉइंट पढ़े थे, है ना। हाँ, तो इसमें भी हम मिनिमम 5 पॉइंट तो पढ़ेंगे ही। सबसे पहले तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि उसमें हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लिया था, यहाँ पर मैं कह देता हूँ पार्टिकल मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, अगर कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब v इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अगर v इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, dv/dt। बोलो कहते हो कि नहीं। अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, आप कहते हो कि a इज इक्वल टू dv/dt होता है, और वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई। बोलो का है कि नहीं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट से। अब आप एक बात बताइए, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, हमने कहा कि एक तरफ हमने टाइम ले लिया, एक तरफ हमने वेलोसिटी ले ली। अब मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, मैंने कहा कि मान लीजिए ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, अब कांस्टेंट है, इसका मतलब तो ये तो चेंज ही नहीं हो सकती। आप टाइम को बढ़ाते जा रहे हो, आपने कहा यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी वेलोसिटी u है। देखिए हर पॉइंट पर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, u वेलोसिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा जीरो है और कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये ग्राफ किसके पैरेलल है, दैट इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो टाइम एक्सिस है उसके क्या है, पैरेलल है ग्राफ। बोलो इसके अंदर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या है भाई, जीरो है। बोलो है कि नहीं, अरे इसके पैरेलल है तो स्लोप जीरो हो गई ना, थीटा जीरो। और अगर आप वीटी ग्राफ की स्लोप देखते हो तो a इज इक्वल टू dv/dt। बोलो कहते हो कि नहीं, और ये क्या आ गया, जीरो, dv/dt, क्योंकि आप टेंजेंट थीटा क्या कहोगे, जीरो कहोगे ना, तो अपने आप एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। किसी भी तरह से आप कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट काफ़ी ईजी था। सेकेंड, अब आपका मेरे हिसाब से रूटीन बन गया होगा। अब की बार मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कहूँगा, अब की बार कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करूँगा। मतलब ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और कैसा है, पॉजिटिव है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, और कैसा है, पॉजिटिव है। मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके पास एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। मेरी बात समझ रहे हो, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आया कि नहीं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मेरी बात समझ आ गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो इक्वल है, मीन्स पहले एक सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब अगर मैं कहूँ t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू या v1 इज इक्वल टू मैंने कह दिया 1 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, v2 कह दिया मैंने इसको, मैंने कह दिया 3 मीटर पर सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v3 बता दूं 5 मीटर पर सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, v4 को क्या कह देता हूँ 7 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ आ गई। हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। बोलो हुआ या नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ हर एक सेकेंड में, हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी तो किसी लेवल से शुरू हो रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैंने क्या कहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, या वेलोसिटी लिखा या टाइम लिखा, और मैंने ये ग्राफ बना दिया। क्यों, क्योंकि हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी u है, अब u तो 1 था, उसके बाद क्या हो गया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, बढ़ गई,
अगले में भी मेरे हिसाब से उतनी ही बड़ी है, उससे अगले में भी उतनी ही बड़ी है। मतलब मैं यहाँ पर एक एंगल बना दूँ अल्फ़ा, और टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन। हर पॉइंट पर अल्फ़ा सेम है ना, देखिए ध्यान से, और अल्फ़ा सेम है, इसका मतलब तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों मैंने एक्सेलरेशन क्यों कहा, ये तो मैंने आपसे पीछे पॉइंट पढ़ाए थे, क्योंकि इधर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, इधर क्या चेंज हो गई, टाइम पीरियड, और dv/dt तो एक्सेलरेशन होता है, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, टेंजेंट अल्फा। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन dv/dt होता है जो टेंजेंट अल्फा है, और यहाँ पर अल्फा हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। अल्फा हमारे पास क्या है भाई, एक्यूट एंगल है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये पॉइंट भी मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। अगर हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, राइट है। ये हमने बता दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है। अगला पॉइंट देखिए मैं अगले पॉइंट में लिख रहा हूँ, पार्टिकल इज मूविंग, particle is moving with a constant negative acceleration। अगर कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो फिर दोबारा से मैं ग्राफ बना देता हूँ। मैंने क्या कहा भाई, यहाँ से शुरू करें। मैंने कहा कि यहाँ पर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट साइड है, ठीक है। अब पार्टिकल तो राइट साइड जा रहा है। अगर पार्टिकल राइट साइड जा रहा है तो एक्सेलरेशन आपने किधर बताया, लेफ्ट साइड। एक्सेलरेशन इधर है और पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है। मेरी बात ध्यान से देखना, इसका मतलब इट डिक्रीज इट्स वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, इट डिक्रीज इट्स वेलोसिटी। अगर आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, आपने कहा इधर टाइम पीरियड है, यहाँ वेलोसिटी है v, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, आपने बता दी। अब पार्टिकल डिक्रीज कर रहा है अपनी वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मतलब आपका डिक्रीजिंग ग्राफ आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका अल्फा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीजिंग ग्राफ में। मीन्स आपका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। आप क्या कहोगे यहाँ पर, आपने कहा ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग, ठीक है। दूसरा आप क्या कहोगे, a इज इक्वल टू dv/dt हो गया, विच इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट अल्फा। मतलब नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू हो गई भाई। अल्फा तो हर जगह पर क्या है, सेम है ना। यहाँ पर चेक कर लो, हर जगह पर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अल्फा कांस्टेंट है और कैसा है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है। उसके बाद अल्फा कैसा है, ऑब्ट्यूज है। ध्यान से देख लीजिए, बोलो है वो ऑब्ट्यूज है कि नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल अल्फा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका दूसरा मतलब आप रिटार्डेशन भी कह सकते हो, रिटार्डेशन। इसका मतलब है कि वेलोसिटी थी राइट डायरेक्शन में थी, वो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था। थोड़ी देर के बाद देखा कि वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर उसके बाद देखा कि अब जब ऑब्जेक्ट पहले राइट जा रहा था, फिर पहले बहुत तेज जा रहा था, फिर वो रुका, रुकने के बाद फिर वो वापस रिवर्स चल दिया, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी अगेन इंक्रीज होती हुई जा रही है। समझ आ गया होगा। इनिशियली रिटार्डेशन एंड देन एक्सेलरेट अपोजिट डायरेक्शन, आप ये भी कह सकते हो। समझ आ गया होगा। मतलब अल्फा बिकम्स टेंजेंट अल्फा वैल्यू बिकम्स नेगेटिव, इट मीन्स फर्स्ट वेलोसिटी डिक्रीज टू 0 एंड देन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, आप ये भी कह सकते हो। समझ आ गया होगा। चलो एक और इसी के अंदर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। मैं कहता हूँ पार्टिकल इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पार्टिकल is moving with, अभी हम क्या पढ़ रहे थे भाई, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यही पढ़ा था। अब मैं कह रहा हूं कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन,
समझ आ गया। अब की बार एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि पहले जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब अगले सेकंड में वेलोसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। जैसे कि मैंने जो पिछला एग्जांपल कहा था, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। वीडियो में देखो आप, पिछले अभी तो 2 मिनट पहले पॉइंट बताया था। अब की बार मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक सेकंड में 2 मीटर इंक्रीज हो रही है। पहले सेकंड में 2 मीटर, उससे अगले सेकंड में 3 मीटर, उससे अगले सेकंड में 4 मीटर, उससे अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। इस तरह से इंक्रीज होती जा रही है। जैसे कि आप ये कहते हैं ना कि हम एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर रेट सेम हो। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है कि अब उसका ग्राफ चेंज होता जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये एक छोटा सा ग्राफ बनाकर मैं आपको बताता हूँ कि ये ओरिजिन है। आपने कहा कि मान लीजिए हमारा जो ये T1 टाइम A1 एक्सेलरेशन है और यहाँ पर हमने कहा P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, यहाँ पर A2 एक्सेलरेशन है, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है। मतलब दोनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन ही डिफरेंट है। इसके अंदर जब हम VT ग्राफ बनाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के अंदर, वो हमारा पैराबोलिक ग्राफ आएगा और ये हमारा यूँ इंक्रीज होगा। मतलब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी देखी जाए, यहाँ वेलोसिटी देखी जाए, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा एंगल बनाओगे तो देखिए बेटा, आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर α2 या α1, हम क्या कहेंगे α2 इज ग्रेटर देन α1। मीन्स अगर हम यहाँ पर टेंजेंट α2 निकालें और टेंजेंट α1 निकालें तो भी यही रिलेशन होगा। अब आपने क्या कहा कि इसके अंदर जो dv/dt होता है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ A2 इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A1। यही तो हमने कहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बोलो बताया कि नहीं बताया? मेरी बात समझ आ गई होगी। हम ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, dv/dt। बोलो पढ़ते हैं कि नहीं? यही तो होता है टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा, यही तो पढ़ रहे हैं इन तीनों ग्राफ के अंदर हमने। समझ आ गया होगा। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए पार्टिकल इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पार्टिकल इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है भाई? पार्टिकल यूं जा रहा है, P पॉइंट, आपने कहा P पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो A1 है, ये Q पॉइंट या जो एक्सेलरेशन है वो A2 है, ये T1 टाइम, ये T2 टाइम। अब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है कि हम क्या चाहते हैं, A1 इज ग्रेटर देन A2। डिक्रीज तो तभी होगी जब A1 की वैल्यू A2 से ज़्यादा होगी। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ मैं आपको बनाकर बताता हूँ। यहाँ पर ये हमने क्या लिया, वेलोसिटी, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, टाइम। ये जो ग्राफ है ये हमारा इस तरह का ग्राफ बनेगा भाई, ये हमारा ग्राफ इस तरह का बनेगा। तो हमने क्या कहा भाई, हमने ये कह दिया कि यहाँ पर जो ग्राफ बनाओगे ये क्या हो गया, α1, ये क्या हो गया, α2। हम क्या कहेंगे भाई, अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो α2 इज लेस देन α1 हो गया, तो हम क्या कह देंगे बेटा, टेंजेंट α2 इज ऑलवेज लेस देन टेंजेंट α1। बोलो देख पा रहे हैं कि नहीं, α1 इज ग्रेटर देन α2 है ना, तो यही तो लिखा है हमने। फिर क्या हो गया भाई, हम क्या कहेंगे, A2 इज लेस देन क्या हो गया, A1। यही तो प्रूव करना था भाई। ग्राफ में जब हम ये कह रहे हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो हमारा कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। मेरी बात समझ गए? और डिक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ इस तरह का आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। समझ आ गया? अब हमारा एक ग्राफ बचता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या बचता है भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए इसमें भी हम आपको बेसिक से ही शुरू करते हैं और वो बेसिक पढ़ना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई इसमें। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया,
कोई भी किसी भी तरह का ग्राफ बना दीजिए। हम एक्सेलरेशन टाइम की बात कर रहे हैं तो इधर एक्सेलरेशन लिया हमने, इधर टाइम पीरियड लिया, ठीक है। हम कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, हमने यूँ बना दिया मान लीजिए ग्राफ, ठीक है। वही ए और बी पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर आपने बता दिया टाइम t1 है, यहाँ आपने बताया भाई टाइम t2 है, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन a1 है, यहाँ पर आपने जो बताया वो एक्सेलरेशन क्या बताया a2, ठीक है। a1 a2 एक्सेलरेशन बता दिया और ये सब पॉइंट्स बता दिए। आपसे ये कहा गया, मान लीजिए ये आप कोई भी इंटरवल ले लेते हो, ठीक है। ये आपने कोई भी एक इंटरवल ले लिया, ठीक है। हमने इस इंटरवल को dt टाइम कह दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि हेयर एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड, बोलो कहूँगा कि नहीं। यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जो भी है कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है जो भी है। इसके अंदर जो अगर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो एरिया वगैरह निकालते हैं या इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं वो क्या होता है, मैंने आपसे बताया था। आप ध्यान से देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमने उसको डिस्प्लेसमेंट बताया था। इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आपको याद होगा, क्योंकि आप क्या लिखते हो, a इज इक्वल टू dv/dt लिखते हो, बोलो लिखते हो कि नहीं। अगर हम मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू dt। मीन्स अगर आप ये कहते हो कि dv वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर इंटू dt, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ना कि वेलोसिटी है। काफ़ी बार जो सबसे इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन जो होता है, हम यहाँ पर कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर AT कर्व, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर्व। जो एरिया होता है वो कभी भी वेलोसिटी को नहीं बताता है। एक्सेलरेशन टाइम के अंदर ये जो एरिया आप निकालोगे ये कभी भी वेलोसिटी को शो नहीं करता। किसको शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी को। तो आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर AT ग्राफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है, काफ़ी बार जैसे ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ते हो, आपने कह दिया कि आपके पास कोई भी ग्राफ यूँ बना हुआ है। अब आपने यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है तो इनिशियल दिया होगा, या फिर आप इस ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपने क्या कहा कि हमने ये दो लाइन ड्रॉ कर दी भाई। ये दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने कहा कि भाई ये कौन सा एरिया है, भाई पॉजिटिव एरिया है, और ये कौन सा एरिया है, नेगेटिव एरिया है। मेरी बात समझ गए। ये एरिया कैसा है, नेगेटिव एरिया। ये कैसा एरिया है भाई, पॉजिटिव एरिया। मेरी बात समझ गए। एक नेगेटिव एरिया है और एक क्या है, पॉजिटिव एरिया है। हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू निकालेंगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, हम इनका अलजेब्रिक सम करेंगे। क्या करेंगे हम इसका, अलजेब्रिक सम। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, मैं वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ। क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पॉजिटिव एरिया प्लस समेशन ऑफ नेगेटिव एरिया। समझ आ गया। हम इनका अलजेब्रिक सम कर देते हैं, दैट इज चेंज इन एरिया आ जाएगा। ये वैल्यू 0 भी आ सकती है। 0 आ गई तो मतलब इनिशियल जो थी वही फाइनल, मतलब आपने इसमें से इसको माइनस कर देना, या ऊपर है सारे तो सभी को ऐड कर लेना है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आ गया। आप इनमें इसको तो नेगेटिव ले सकते हो, इसको आप पॉजिटिव ले सकते हो। अब जो दोनों को ऐड करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मान लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपने बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है जो हमारे दिमाग में रहता है। क्या है, मान लीजिए ये कह दिया जाए व्हेन
डेल वी इज पॉजिटिव। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारे दिमाग में सबसे पहले पता है क्या आता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो ग्रेटर देन 0 हो गया। मैं लिख कर बताता हूँ, यू शुड नॉट इमीडिएटली, हम बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट इट एज, हम क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच इज ग्रेटर देन 0। हम ये कह देते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, जो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 0 है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बिकॉज भाई ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बोलो है या नहीं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या है, अरे डायरेक्शन भी तो अपोजिट हो सकती है। समझ गए कि नहीं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हेंस positive area means a positive del V vector, but not positive del of V vector magnitude। समझ आ गया होगा, मतलब आप इसको नॉट इक्वल टू डेल V कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। इसका जरूरी, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी पॉजिटिव हो। समझ आ गया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव लिख देंगे। अब मैं आपको इसके 3 ग्राफ बताऊंगा जो काफ़ी इजी हैं। सबसे पहला ग्राफ होगा पार्टिकल मूविंग विथ constant acceleration, दूसरा ग्राफ होगा पार्टिकल मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तीसरा होगा पार्टिकल मूविंग with decreasing acceleration। देखिए पहला ग्राफ, हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं। एक तरफ एक्सेलरेशन, ओरिजिन, टाइम पीरियड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन बनाइए। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर आपके पास इनिशियल एक्सेलरेशन 0 थी तो 0 से शुरू कर सकते हो, और आप कहते हो कि हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन थी तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ बना सकते हो, इंक्रीज हो रही है। और तीसरा ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन इधर, यहाँ पर टाइम पीरियड। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब डिक्रीज कर दीजिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ आ गया होगा। यहाँ पर वही अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, तो आपको पता चल गया इसमें तो इंक्रीज हो रही है तो हमने एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर दिया, इसमें डिक्रीज कर दिया, ये कांस्टेंट है। बस यही बेसिक 3 ग्राफ हैं, बट इनमें जो समझने का था वो ये बेसिक जो मैंने समझाया था इम्पोर्टेंट था। मेरी बात समझ गए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, 1 घंटे का लेक्चर हो गया। इसको पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा, बट आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं इनके बेस पर एक असाइनमेंट तैयार करूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स का एक लेक्चर आपको और भेजूंगा। उसके बाद आप उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन करेंगे, तब जाकर आपके ग्राफ कंप्लीट क्लियर होंगे। वैसे मैंने अपनी तरफ से जितने भी ग्राफ थे लगभग सभी आपको समझा दिए हैं। थैंक यू।